हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। तो जिन बच्चों ने मैप की और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की, साथ ही साथ एक जो पेपर मैंने अपलोड किया था पैटर्न को समझने के लिए, उसमें से बहुत क्वेश्चन फंस गए हैं। तो आप भी जाइए और इवनिंग शिफ्ट वालों जरूर देखो, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा दो। आइए चेक करते हैं कितने क्वेश्चन आप सही करके आओ, कितने गलत है। पहली बात तो भाई देखो, ये मॉर्निंग शिफ्ट का आपका है एग्जामिनेशन, 3 आवर्स और 70 आपके मार्क्स का था, जिसमें 5 आपके खंड 5 पार्ट्स में डिवीजन था, 30 क्वेश्चन टोटल थे। पहला क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल था कि नीचे जल जो चक्र है उसके घटक है, उसकी प्रक्रिया है, दी गई सूची है, उनमें से आपको सुमेलित करना है कौन सा सही है। देखो इसमें से 3 जो आपके हैं वे गलत हैं और एक सही है। इसमें से एक सही है केवल बी, धरातलीय जल का बहाव और हिम पिघलने पर नदी नालों के रूप में बहना, तो केवल बी सही हो। और भाई इवनिंग शिफ्ट वालों तो पूरी वीडियो देखना, तुम्हारे लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आसपास की चीजें याद करते रहना, मैं बताता रहूंगा कहां से क्या याद करना है। उसके बाद है बी, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन कहता है कि महासागरों के सतही जल का तापमान विषुववृत्त के ध्रुवों की ओर जाने पर घटता घटता चला जाता है, और कारण यह है कि ध्रुवों की ओर प्रवेशी सौर विकिरण जो है वो मात्रा घट जाती है। ये दोनों सही है और कथन और कारण की व्याख्या कर रहा है, तो इसका बी ऑप्शन फिर से रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 3, निम्नलिखित में से कौन सी धारा गर्म महासागरीय जलधारा का उदाहरण है? कैलिफोर्निया की, लेब्राडोर की, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की या फिर कियोशिवो की? इसका राइट आंसर है डी, कियोशिवो, जिसने लगा दिया, क्योंकि यहां पर अगर गल्फ स्ट्रीम होती तो फिर गल्फ स्ट्रीम होता, लेकिन यहां पे ये तीनों ठंडी है, बाकी एक कियोशिवो जो है आपकी डी, ये गर्म है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, निम्नलिखित में से किस इकाई में तरंग गति को मापा जाता है? ए नॉट, बी मीटर सेकंड, सी आपका मच, या फिर डी आपका आरपीएम करके जो भी ऑप्शन इसमें है। तो आपका राइट आंसर वैसे बी है। ठीक है, मीटर सेकंड आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। इंग्लिश वाले भी मिला लो भाई, पहला जो तुम्हारा है इसका बी ही रहेगा। ठीक है, दूसरे का भी तुम्हारा जो आंसर है वह भी बी ही रहेगा, कथन कारण की बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और तीसरे का तुम्हारा भी जो है वो डी रहेगा, और फोर्थ क्वेश्चन का तुम्हारा भी बी मीटर सेकंड रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिए गए कथन को पढ़िए तथा प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब भाई दिया गया प्रश्न क्या है उसका उत्तर देना है हमें। तो भाई कहता है कि ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के रूप में बादल से हुआ है और सूर्य की युवा अवस्था से संबंध में थे। तो ये है क्या? ए कहता है आपका महासागरीय अर्धस्थल का है, या बी निहारिका है, सी आपका विस्तारित ब्रह्मांड है, या फिर यहां पर आपका डी, पांचवा का डी है स्थिर अवस्था। देखिए पांचवे का यहां जो आपका है, ये दोनों देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि निहारिका परिकल्पना जो है ना वो घूमते हुए बादल से ही हुआ है। देखो यार, मैं ब्रह्मांड के विस्तारित सिद्धांत की जगह मेरे हिसाब से निहारिका परिकल्पना होना चाहिए, क्योंकि इसमें निहारिका परिकल्पना जो है वो बादल से संबंधित है, तो मैं बी पे जाऊंगा, पांचवे का बी होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये सी, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। पॉइंट जिन बच्चों ने जोन लगाया कमेंट बॉक्स में बताओ भाई क्या हो सकता है, वैसे मेरे हिसाब से बी है। ठीक है, उसके बाद 6, निम्नलिखित राज्यों को उत्तर से दक्षिण में हमें बताना है। अरे बहुत ईजी है यार, सबसे उत्तर में आपका उत्तराखंड है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र है। देखो सबसे लास्ट तीसरा किसमें है? एक में ही है, केवल एक में है, मतलब छठे का हो गया डी, छठे का क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थलबद्ध है? देखो स्थलबद्ध का मतलब होता है इसके पास कोई समुद्र नहीं है, मतलब आंध्र प्रदेश के पास है, तमिलनाडु के पास है, तेलंगाना सोचेंगे, उड़ीसा के पास है, इसका मतलब आंसर है तेलंगाना। कौन सा है? तेलंगाना आंसर है। अब देखिए ये आपका कि चित्र दिया गया है और भारत के किस भू आकृति खंड को दर्शाता है? ए तटीय मैदान, बी आपका उत्तरी मैदान, सी द्वीप, या डी प्रायद्वीप मैदान आपका पठार। राइट आंसर है उत्तरी मैदान का, ये है थोड़ा सा। ठीक है, इसका मैं बी पे जाऊंगा। इसके साथ ही 5th क्वेश्चन, जैसा मैंने कहा कि नेबुलर हाइपोथेसिस है आपका, ये बी, पांचवे का होगा बी। उसके बाद आपका देखिए जो 6 है, 6 में सबसे, जैसे मैंने कहा कि सबसे लास्ट में थर्ड होना चाहिए, मतलब इसका आंसर डी होना चाहिए। सबसे ऊपर आपका उत्तराखंड, ठीक है, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर आपका 7 में हमने फिर से वही कि भाई कौन सा आपका लैंड लॉक है, जिसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर उड़ीसा। राइट आंसर सी आपका तेलंगाना है। ये कौन सा है? विच ऑफ दी, ये कौन सा डिवीजन कर रहा है, कौन सा आपका पिक्चर है, किस चीज के बारे में है? तो आपको ये नॉर्दर्न जो प्लेन है, इसका आंसर बी रहेगा, नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 9, सिंधु नदी निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहाड़ियों से बाहर निकलती है? सिंधु नदी बोल रहा है। ए आपका अटक, बी मिथनकोट, या सी द्रास, या डी गिलगित। भाई गिलगित बाल्टिस्तान, राइट आंसर आपका डी ही रहेगा। ठीक है,
उसके बाद आपका 10 क्वेश्चन है कि भाई सतलुज नदी जो है वो तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है, बिल्कुल सही बोल रहा है। और इस नदी पर सरदार सरोवर परियोजना, रे भाई साहब गच्चा खा गए, क्योंकि सरदार सरोवर परियोजना तो नर्मदा में है, मतलब सिर्फ पहला सही है, दूसरा गलत है, तो केवल एक सही है, इसका आंसर बी होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो 11, ये बहुत इजी था भाई, जिस बच्चे को 2-3 भी चीजें पता थी ना, जैसे सदाबहार का एनी, खेजड़ी जो आपका होता है वो आपका कांटेदार वन का होता है, तो देखो सेकंड का फर्स्ट और फोर्थ का सेकंड कितनों में है, सेकंड का फर्स्ट और फोर्थ का सेकंड केवल एक में है, सेकंड का फर्स्ट और फोर्थ का सेकंड, इसका मतलब मिल रहा है, अभी और मिला लेते हैं। उसके बाद आपका जो स्प्रूस है ये आपका हो गया पर्वतीय, तो देखो थर्ड का फोर्थ केवल ए ही में ही है, इसका राइट आंसर ए रहेगा, ठीक है। इंग्लिश में भी सेम, देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपका कहता है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज द आपका इंडस रिवर फ्लो आउट ऑफ द हिल्स, कहां से जाता है, निकल जाता है, इसका राइट आंसर देखिए आपका अटोक करके था, मिथनकोट करके था, द्रास करके था, या फिर गिलगित, तो गिलगित बाल्टिस्तान, डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें यह कहा गया कि सतलुज जो है वो ओरिजिनेट होती है राक्षस ताल के निकट मानसरोवर से, और फिर बोलता है कि सरदार सरोवर परियोजना क्या इस पे ही बनी हुई है, आंसर ये गलत था, पहला सही था, इसका मतलब केवल फर्स्ट सही है, फर्स्ट इज ओनली ट्रू वन, इसका मतलब आपका हो जाएगा बी, ठीक है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखो 11, इसमें हमने बोला था कि भाई साहब हमें मिलाना है, तो एबनी जो होता है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, तो फोर्थ का देखो सेकंड कितनों में है, मतलब 2 में है, तो ये 2 कट गए। अब हमें देखना था कि माउंटेन फॉरेस्ट जो होता है उसमें स्प्राउस होते हैं, तो देखो थर्ड का फोर्थ कितनों में है, 2 में है, फिर से भाई अब नहीं निकलेगा। उसके बाद हमारा आता है कि खेजड़ी, ये आपका ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में है, तो वही देखो सेकंड का फर्स्ट कितनों में, केवल 1 में है, मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर आप देखो 12, यदि किसी क्षेत्र में रेल पटरी बिछानी है तो आप कौन से पेड़ का आप इस्तेमाल करते हो, ए चीड़, बी ओक, या सी आपका यहां पर होलक, या फिर डी सेमल। जिस बच्चे ने भी ए लगाया है बिल्कुल सही, 1 नंबर चीड़ का पेड़ होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फूलों की बौछार से संबंधित, देखो पहली बात तो फूलों की बौछार असम में नहीं होती है, तो ये तो कट जाएगा। पटसन चाय ये नहीं होती है क्योंकि ये आपका दूसरा है। उसके बाद उत्तर पूर्वी नहीं होती है, तो बचा एक ही कहवा, और केरल और कर्नाटका में ही होती है, तो भाई साहब केवल ए रहेगा। 13 का जिस बच्चे ने ए लगाया है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 14, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीप भारत की कोई निश्चित शीत ऋतु ना होने का प्रमुख कारण है, निश्चित शीत ऋतु क्यों नहीं होती है भारत की, उत्तर भारत की प्रकार से, या प्रायद्वीप भारत की, ए समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण, या फिर आपका बी अधिक वर्षा के कारण, या सी अधिक वायु दबाव का होना, या डी भूमध्य रेखा के निकटता के कारण। देखिए इसका जो क्वेश्चन का आंसर है बहुत क्लियरली अगर आप जानना चाहेंगे तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग था, और मैं इस पे जाना चाहूंगा सी अधिक वायु दबाव के कारण, क्योंकि समुद्र के पास तो वे रहते ही रहते हैं, तो ये नहीं कह सकता हूं, तो मैं सी पे जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 15 जिसमें हमें ये देखना था और इसके आंसर पे देने का प्रयास करना था, इंग्लिश वाले भी देख लो, जिसमें आपका 12 का कौन सा था, इसमें पाइन का था ए, 13 का आपका किसमें था, तो इसमें हमने बोला था कि फर्स्ट जो आपका फूलों की बौछार के लिए होता है आपका, तो ए इसका बिल्कुल सही रहेगा, जो 13 है उसका ए रहेगा। उसके बाद 14 आपका है, तो 14 में आपने लगा लेना है लगभग आपका जो 14 का रहेगा वो भी हमने सी लगवा दिया है कि भाई ड्यू टू मोर प्रेशर जो लेवल है उसके कारण ऐसा होता है। अब हम लोग आ जाते हैं आपका 15 क्वेश्चन पे, जो कि पैसेज टाइप है कि अल्लीनो से क्या अभिप्राय होता है। देखो यार अल्लीनो जो होता है ना वो पेरू के तट पर ठंडी हवा को या ठंडी धारा को चेंज करके उसकी जगह लेता है, इसका मतलब वो गर्म धारा होगी, जो पेरू के तट पर एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये एक प्रकार की गर्म धारा होती है, तो मैं बी पे जाऊंगा, ठीक है, ये आपका बी रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 16 क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें ENSO क्या बोला गया और इसका क्या प्रभाव रहता है, तो ऑप्शन जो आपका ए है इसका, चीन में और अमेरिका के दक्षिणी भाग में यहाँ पर शुष्क काल आ जाता है, तो ए इसका ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, यदि आप भारत में किसान हैं तो आप मौसम भविष्यवाणी को ध्यान में रखते हो अधिक फसलें का उत्पादन किस वर्ष करोगे, किस वर्ष आप करना चाहोगे, तो एक आपका है जिस वर्ष अल्नीनो कमज़ोर हो, बी जिस वर्ष अल्नीनो शक्तिशाली हो, सी दक्षिणी दोलन की स्थिति स्थिर होने पर, या फिर भविष्यवाणी को नज़रअंदाज करते हुए। इसका राइट आंसर देखिए अगर हम कहेंगे तो दक्षिणी दोलन के स्थिर होने पर नॉर्मल जब रहेगा चीज़ें तो हम सी पे जाना चाहेंगे, 17 का सी रहेगा, ठीक है, 17 का सी रहेगा। इंग्लिश वाले सेम अल्नीनो, व्हाट इज मीन बाय अल्नीनो, तो मैंने बोला ये गर्म आपकी वेव होती है, जो अपीयरेंस आपकी वार्म होती है, तो बी रहेगा। उसके बाद व्हाट आर द वेदर चेंजेस इन ऑब्जर्व इन दी वर्ल्ड ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ ENSO, तो ये मैंने कहा इसका फर्स्ट होता है जो कि अमेरिका एंड चाइना में फ्लड लाता है।
उसके बाद इफ़ यू आर अ फार्मर इन इंडिया, तो आप क्यों मतलब कब अपने आपके जो भी प्लान्स है फॉर द आपके एग्रीकल्चर के लिए, तो कब उठाओगे? स्टेबल साउदर्न आपका जो एसिलेशंस आपका रहेगा तब, तो सी इसका ऑप्शन सही रहेगा। साथ ही यहाँ पर आपसे दे दिया गया है भाई ये क्या है, इसको पहचानो। अब ऐसे क्वेश्चन जब फंसता है तो बच्चा फंसता जाता है कि भाई ये किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। तो ये आपका जो पिक्चर है वो है सिंडर शिंकू, मतलब सिंडर शिंकू है ये, ठीक है, शिंकू है। और सिंडर शिंकू को इंग्लिश में भी बोलते हैं सिंडर कोर, ठीक है, सिंडर कोर कहते हैं। साथ ही आपका यहाँ पर अगला है कि प्रदर्शित आकृति किस प्रकार के ज्वालामुखी से निर्मित है, किस प्रकार की ज्वालामुखी है? इसका आंसर है आपका शील्ड आपका वॉल्केनो है। क्या? शील्ड वॉल्केनो है, ठीक है, शील्ड वॉल्केनोज आपका है। तो ये आप याद कर सकते हैं, जिसमें आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि शील्ड ज्वालामुखी, शील्ड ज्वालामुखी, ठीक है, मुखी, ये आपका रहेगा सेकंड। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि प्रदर्शित आकृति किस प्रकार के ज्वालामुखी निर्मित होती है, तो मैंने आपको बता दिया आपका शील्ड ज्वालामुखी पर। और साथ ही साथ यह है इसका निर्माण किस प्रकार से होता है? इसका निर्माण होता है जब बेसाल्ट निर्मित आपके तरल लावा होता है, जो मैग्मा होता है, जब वो मैग्मा कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो उसके ठंडा होने पर ऐसी आकृति बनती है। इसके तीनों के आंसर आपने ये लिखने थे, अगर यही लिखा है तो बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखो 19 आपका है, जिसमें पैसेज में से आंसर लगभग लिखना था। तो देखो सेम इंग्लिश वाले भी वही देख लो भाई, ये क्या था, मैंने आपको ऊपरी बता दिया कि आपका सिंडर शिंकू था। एंड ये किस प्रकार का था? तो ये शील्ड वोल्केनोज होते हैं, खासिकार जो बेसाल्ट आपका होता है, जो मैग्मा होता है, उसके ठंडा होने पर ऐसा किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या है। मानसूनी पवनों के भारत में प्रवेश के मुख्य कारण क्या होते हैं? क्या कारण है कि भारत में मानसूनी पवनें आपकी प्रवेश करती हैं? उसका आंसर है डेवलपमेंट ऑफ द फ्लो प्रेशर। आपका नॉर्थ वेस्ट में एक प्रकार से जो लो प्रेशर होता है, कम दबाव का क्षेत्र बनता है उत्तर भारत में, इसके कारण से यहाँ पर जो पवनें हैं वो डिफ्लेक्ट कर जाती हैं और आ जाती हैं। यही आंसर आपको लिखना था। साथ ही इसमें क्वेश्चन है कि भाई मई के महीने में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में न्यूनतम दबाव क्षेत्र क्यों बनता है? इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से आपको लिखना था। इसका आंसर आपको लिखना था यहाँ से, देखियो ये रहा कि भाई उत्तर अप्रैल और मई के महीने में जब सूर्य जो है वो कर्क रेखा के लंबवत चमकता है, तब इसके कारण ये आपके प्रभाव पड़ते हैं। ये आंसर आपने यहाँ से लिख देना था। साथ ही तीसरा आपको बोलता है उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो है उसमें परिवर्तन में क्या परिणाम होते हैं? यहीं पर आपको उष्णकटिबंधीय अभिसरण मिल जाएगा। यहाँ से आपको ये लिखना था कि यहाँ से दक्षिण पश्चिमी जो मानसून पवनें हैं वो दक्षिण से पूर्व की ओर विस्तारित होती हम देख सकते हैं। ये आंसर आपको लिखना था। अब क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 20, जिसमें आपसे पूछ लिया गया स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट क्या होता है। देखो यार पहली बात बता दूं, जिस बच्चे ने देखा था हमारा एक सैंपल पेपर की वीडियो, तो जिसमें एक पिक्चर भी दिया हुआ था और आया था पिछले साल भी फाइनल के एग्जाम में, सेम क्वेश्चन यहाँ पे पिक्चर की जगह इसने क्वेश्चन ही पूछ लिया है। तो स्टैलेक्टाइट क्या होता है? एक प्रकार का देखो वो जो गुफा होता है आपका, केव होता है, केव। तो केव के ऊपर जो चीज लटक रही होती है ना, वो आपकी होती है स्टैलेक्टाइट, जो कि छत के लटके होते हैं और ये नुकीले होते हैं, शार्प होते हैं। और जो होते हैं स्टैलेग्माइट जो ये टपक रहा होता है पानी, जो एक प्रकार का बर्फी होता है, तो जो वो पिघल रहा होता है नीचे, तो वो जो बन जाता है नीचे एक आपका बिल्कुल मतलब उथला सा थोड़ा सा, उसको बोलते हैं स्टैलेग्माइट, जो गुफा के फर्श पर होता है। और इसके सिरे कैसे होते हैं? चपटे होते हैं, बिल्कुल प्लेन होते हैं, ऊपर वाले के नुकीले होते हैं, शार्प होते हैं। ये दोनों मेथड बताना था और यही आंसर था। नदी वेदिकाओं के किन्हीं 3 विषय। भाई नदी वेदिकाएं जो होती हैं, विशेषकर आप कह लीजिए कि जिन क्षेत्र विशेष में आपकी बड़ी मात्रा में जो नदियां हमारी हैं, वे आपकी जब वो अपना वेग के साथ आपकी बहती हैं, तो उन क्षेत्र विशेष में नदी वेदिकाओं का निर्माण अक्सर कर दिया करती हैं। इस तरह के पॉइंट आपको थोड़ा बना के लिखना था, अच्छा सा लिख सकते थे। साथ ही मृदा निर्माण का एक मुख्य आपका मूल नियंत्रक कारक है। भाई बिल्कुल, काल अवधि बहुत होती है, समय जो होता है वो मृदा को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला पॉइंट यही लिखना था। मृदा का निर्माण बहुत लंबे समय में चट्टानों के टूटने फूटने से होता है, लिखो। मृदा निर्माण में आपके जो जीवाश्म हैं, जो आपकी चीज़ें हैं, बहुत सहायक होती हैं। इस तरह के पॉइंट आपको बना के लिखना था। यांत्रिक अपक्षय से क्या? देखो यांत्रिक अपक्षय जो होता है एक प्रकार का, आप कह सकते हो कि भैया उन क्षेत्र विशेष में आपके क्षेत्रों में होता है जहां पर आपका अनुप्रयुक्त जो बल है वो काफ़ी मात्रा में आपके होते हैं। केमिकल कह सकते हो एक प्रकार का अपक्षय होता है, टूट फूट जो चट्टान होता है उसको टूटने फूटने की प्रक्रिया में आपका यांत्रिक अपक्षय की अवस्था होती है, खासकर केमिकल रिएक्शन से भी हो सकती है। ये चीज़ भी आप लिख सकते थे। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए आपका इंग्लिश में भी है स्टैलेग्माइट और आपका स्टैलेक्टाइट, मैंने ऊपर ही समझा दिया है। फिर इसमें मैंने मेंशन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिवर टेरेस की, इसके
तो ये आपको बता देना था, साथ ही साथ ये आपके क्वेश्चन मैंने समझा दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 22 था, वर्तमान समाज में आदिम समाज की अवस्था पार कर चुका है। बिल्कुल सही है, बना के लिखना था भाई, इसका आंसर तो बुक में भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बिल्कुल सही लिखता। आपको लिखना था कि आज डेवलपमेंट हो रहा है, समाज विकसित हो रहा है, समाज विकास कर रहा है। आज मानव ने रहन सहन, अपने खान पान की पद्धति को बदल दिया। आज हम देख सकते हैं कि मानव जो है प्रकृति के दिए गए अवसरों का लाभ उठाते अपना विकास कर रहा है, अपने लिए चीज़ें बना पा रहा है। आज मानव ने स्वयं को इतना शिक्षित कर लिया है कि वह चांद तक पहुंच पा रहा है। तो ये सारे पॉइंट थोड़ा बना के लिख सकते थे, कोई खास नहीं है। अब भारत की स्थिति व्यापार और वाणिज्य की वृद्धि के लिए उत्तरदायी कौन कौन से आपके कारण है कि भाई भारत की स्थिति जो है वो व्यापार और वाणिज्य की वृद्धि के लिए किस प्रकार। भाई भारत की स्थिति आपको पता ही है, हिंद महासागर में आप भारत में देखिए तो इस तरफ भी आपका पोर्ट है, इधर भी पश्चिमी घाट है, इधर हिंद महासागर है, और इसी कारण से भारत की जो स्थिति है वह उसे वाणिज्य और व्यापार में काफ़ी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका, एशिया के साथ साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड भी उसकी भूमिका को बढ़ा दिया करती है। इस प्रकार के क्वेश्चन लिखने थे। अब ये देखो, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने करवाए हो, जाके चेक कर लो, चाहे इंग्लिश वाले हो चाहे हिंदी वाले हो, कि भाई महाद्वीपीय विस्थापन जो आपके कॉन्टिनेंट है कैसे वो विस्थापित हुए हैं, कैसे वो अलग हुए, सेपरेट हुए हैं, इसको लेकर मैंने बना रखा था। सेम क्वेश्चन देखो 5 नंबर में आ गया भाई। अब इसमें आपका बताना था कि महाद्वीपों में समानता, मतलब आयु में समानता आपकी, प्लेसर निक्षेप जो लोहे के जो सोने होने के जो साक्ष्य मिले हैं वे, उसके साथ साथ आप कह सकते हो कि उनकी आकृति में साम्यता मिलती है। आकृति मतलब उनका जो आकृति है, समान मतलब जो स्ट्रक्चर है वो समान है। कभी मिलाकर देखो अगर आप दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका को तो सेम मिलेंगे। ये पॉइंट्स आपको यहाँ लिखने थे। अब देखो, ये भी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन कि भाई सूर्य तप से होने वाली विभिन्नता के लिए उत्तरदायी कारक कौन। भाई सूर्य तप से विभिन्नता होती है, उत्तुंगता होती है, उच्चावच होता है। तो भी उत्तुंगता क्या है, ऊंचाई कितनी है आपका, ठीक है। साथ ही साथ आपका जलवायु किस प्रकार की वहाँ पर, ये सारी चीज़ें आपको प्रभावित करती है। साथ ही साथ उत्तर की ओर जैसे आप जाओगे ध्रुवों की ओर तो सूर्य तप आपका कम मिलेगा, विषुवत की तरफ आओगे इक्वेटर की तरफ तो आपको सूर्य तप ज़्यादा मिलेगा। ये देखो एक क्वेश्चन फिर से सेम फंस गया भाई, ओस क्या है और ओस बनने की दशाएं। भाई आप देखो ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। ओस एक प्रकार का आप कह सकते हो कि रात्रि के समय जो बूंदे आप बना देखते हो ना, ओसांक जो ओस होता है, मतलब वो खास कर ऐसे मौसम में बनता है, या ओस वो होता है जो बूंदे आपको देखने को मिलती है हमें हमारे वायुमंडल में। ये खासकर लंबी रातें होती हैं, जब शांत वायु होती है, जब और आकाश साफ होता है बिल्कुल, तब जाके ओसांक बनता है आपको, और पवनों अपनी दिशा ना बदले, पवने समान हो। ये सारे आपको पॉइंट इसमें लिखने थे, यही आंसर है। यह भी क्वेश्चन देखो सेम आ गया कि भाई साहब भूमंडलीय तापन या फिर वैश्विक ताप वृद्धि से क्वेश्चन आ गया, फंस गया बिल्कुल सीधा। देखो भूमंडलीय तापन में क्या होता है कि पृथ्वी पर जैसे जैसे गर्म होगा तो भाई क्या परिवर्तन आएंगे, पृथ्वी हमारा गर्म होगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, जमीन आपकी दबेंगे, जमीनों को पानी में भी वो सारी की सारा मिल जाएगा, इसमें जनजीवन को सबको हानि होगी। इस तरह के क्वेश्चन बना के पॉइंट लिखना था। वैसे मैंने समझाया था। वन संरक्षण अधिनियम, अरे यार वन संरक्षण आपका ये कब आया था, 1952 में आया था। 1988 में इसका संशोधन किया गया था। उद्देश्य क्या थे, वनों को बचाना, उनको बनाए रखना, उनके लिए काम करना, वन्य जीवों को उनका संरक्षण करना, ये सारे पॉइंट थे। नमामि गंगे परियोजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई परियोजना है जो गंगा नदी को साफ करने की परियोजना के अंतर्गत है। तो ऐसा बना के अच्छे खासे पॉइंट आपको लिखना, साफ सुथरा बनाना, उसका उपयोगिता बनाना, उसके महत्व को बचाए रखना, सांस्कृतिक महत्व को बचा के रखना, धार्मिक महत्व को बचा, ऐसे करके आप लिखते पॉइंट। बहुत अच्छा पॉइंट थे। तो यार हिमालय अपवाह तंत्र में क्या, अरे यार सारे क्वेश्चन लग रहा है 5 नंबर वाले करवाए आ गए, सच बता रहा हूँ। देखो इसमें हिमालय अपवाह तंत्र जो है 12 होता है। इसमें गंगा नदी आपकी मुख्य नदी में से एक है। इसके साथ से ये नदियां विसर्ग बनाती हैं, मतलब ऐसे ऐसे करके कहीं कभी कभी कहीं चली जाती हैं, ये कभी नहीं सूखती हैं। और सबसे बड़ा ये डेल्टा भी आपकी हिमालय नदियां जो गंगा है वो सुंदरवन में बनाती है। इस तरह के पॉइंट आपको लिख देने थे, बस बहुत है। अब ये आपका देखिए पूर्वी और पश्चिमी घाट, भाई साहब पूर्वी तटीय मैदान की मुख्य विशेषता। भाई पूर्वी तटीय मैदान में इधर आपके पोर्ट ज़्यादा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो उड़ीसा का तट आता है, उड़ीसा आता है, पारादीप आता है, इसमें विशाखापट्टनम आता है, तमिलनाडु जो कि आपका एक चेन्नई पत्तन है जो कि भारत का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन में से एक है। ये पॉइंट आपको लिखने का प्रयास करना था। खास करके थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट तुम करना कि पश्चिमी पत्तन ज़्यादा बड़ा है, इसमें ज़्यादा आपके पोर्ट पाए गए, थोड़ा सा दोनों बता देते, तुम्हारे नंबर पक्के थे यार। ऐसा लिखना था, मतलब देखो काफ़ी टफ तो नहीं था। अब एक मरुस्थल आ गया वर्ल्ड के मैप में। भाई देखो मरुस्थल जो है ना, ये मैं आपको पक्का बता रहा हूँ 3-4 में से आते हैं। एक ये तो विक्टोरिया, अगर ऑस्ट्रेलिया में था तो विक्टोरिया होगा, ठीक है। और अगर भारत में होगा तो थार होगा, ठीक है। और अगर अफ्रीका में रहा होगा तो सहारा रहा होगा, ठीक है। ये खासकर 3। और पेंटागोनिया अगर अर्जेंटीना की तरफ था ना तो पेंटागोनिया रहा होगा, ज़्यादा आते ही नहीं है। या फिर एक प्रकार से और है भाई, एक ना आपको मंगोलिया में भी कहा जाया करता है, गोबी करके, गोबी। तो मंगोलिया का अगर लोकेशन था, सबको अगर लोकेशन पता है तो यही आपका हो सकता है पहले वाले का। उसके साथ एक सागर, अब ये थोड़ा सा भाई जहाँ लोकेशन हो उस हिसाब से। एक गर्म धारा में से भाई को गल्फ स्ट्रीम ही पूछा जाता है, जो अमेरिका के पास इधर की तरफ है ना, अमेरिका के इधर खासकर ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। पारिस्थितिक हॉटस्पॉट आपके 2-3 जगह से पूछे जाते हैं, या तो मेडागास्कर होगा जो कि अफ्रीका महाद्वीप के बगल में रहा होगा, और बाकी तो देखो ये तो भाई लोकेशन वाइज ही भरना पड़ेगा। इंडिया के मैप को हम सारा कर सकते हैं। जैसे इंडिया का मैप में पूछ लिया गया आपसे कि भाई सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, ये मेघालय, इसका आंसर था मेघालय। क्या था, मेघालय लिखना था आपको।
मानसिर नाम, मतलब मानसिर नाम जो है वो मेघालय में, ये तो मानसिर नाम लिख देते हैं आप, वैसे यहाँ पे मेघालय आंसर था। शिवपुरी आपका मध्य प्रदेश, ये हमारे मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश। साथ ही साथ आपका उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, अरे यार कांटेदार वन आप पंजाब हरियाणा की तरफ लगा देते तब भी काम चल जाना था आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। उसके बाद चिल्का झील, अरे यार ये उड़ीसा में है, चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक है। उसके बाद ये घाना कहाँ से आ गया, ठीक है छोड़ो। अनाईमुड़ी आपका केरल में है, अंडमान निकोबार आपको लोकेशन बताइए कि भारत का जो मैप है यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार है बाहर जाके, ये लोकेशन आपके थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, साथ ही साथ चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। जय हिंद, जय भारत।